संघ का राजस्थान के शेखावटी पर फोकस। झुंझुनू में आरएसएस का मंथन जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं। आज से अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक 9 जुलाई तक होगी। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक इस समय चल रही है। तो झुंझुनू में प्रांत प्रचारकों की बैठक, 45 प्रांत प्रचारक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत इस समय झुंझुनू में है। 9 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। देश से 45 प्रांत प्रचारक यहां पर पहुंचने वाले हैं। और कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, कितने प्रांत प्रचारक अब तक पहुंच चुके हैं? क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या रूपरेखा रहेगी 9 जुलाई तक इस बैठक की? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 8 बजे से अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक है वो शुरू हो गई है और इसमें करीब 45 प्रांत प्रचारकों सहित 6 प्रांत प्रचारक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जी कृष्ण, 45 प्रांत प्रचारक यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय आरएसएस से जुड़े सदस्य हैं, क्या वो भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं? उन्हें भी आमंत्रित किया गया है? इस बैठक में प्रांत प्रचारक और 6 प्रांत प्रचारक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक के अंदर जो संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के आंकड़े हैं उनका संकलन, नवीन प्रयोग और उनका विश्लेषण है वो रखा जाएगा। आगामी वर्ष की जो कार्य योजना है, प्रवास योजना है, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 2025 में आयोजित होने वाले संघ के शताब्दी वर्ष है उसको लेकर भी मंथन होगा। कृष्ण, झुंझुनू में ही ये कार्यक्रम रहने वाला है या शेखावटी के दूसरे हिस्सों में भी मोहन भागवत जाएंगे? झुंझुनू के समस्तपुर रोड स्थित खेमी सती मंदिर परिसर में है, उसमें ये कार्यक्रम है और ये 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम है वो इसी मंदिर परिसर में होगा। कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल मोहन भागवत झुंझुनू में आरएसएस की बैठक शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से 45 प्रांत प्रचारकों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है और इस बैठक में प्रांत प्रचारक, 6 प्रांत प्रचारक हिस्सा लेंगे। तो शेखावटी में इस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं और तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की ये बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में उदयपुर, अजमेर, करौली और अलवर में हुई घटनाओं में पुलिस और सरकार की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए हैं। साथ ही दहशत फैलाने वालों को सरकारी संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। राठौड़ ने कहा कि आतंक फैलाने वालों को सरकार बचाने में जुटी है। अजमेर दरगाह का एक खादिम है, उसका नाम है सलमान चिश्ती। वो खुलेआम धमकी दे रहा है, कह रहा है किसी को मारने की, काटने की, और प्रोत्साहित भी कर रहा है कि जो ऐसा करेगा उसे पूरी जायदाद, जमीन वगैरह देंगे। ये खुलेआम हो रहा है राजस्थान में। उसे राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर राजस्थान की पुलिस एक तरह से दिखा रही है कि राजस्थान में ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, किसके इशारे पर कन्हैया को सिक्योरिटी नहीं दी गई। आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कन्हैया को क्यों धक्के मार के निकाल दिया गया। या फिर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, करौली के अंदर जो कॉर्पोरेटर था जिसने हिंसा करी, दंगे करे, उसको आज तक नहीं पकड़ा गया। आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर राजस्थान की पुलिस इस अजमेर दरगाह के खादिम को समझा रही है कि कैसे अपना बचाव करना है, कि कह देना कि नशे के अंदर उसने ये बात कही। कोटा के अंबेडकर कॉलोनी इलाके की
ये लाइव तस्वीरें देखिए, कैसे चोर बाइक पर सवार होकर आते हैं, फिर कार में मास्टर की लगाकर गाड़ी चुराने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो गाड़ी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी का इग्निशन ऑन नहीं हो पाता और उसके बाद वो यहां से चले जाते हैं। ये सुबह तड़के की तस्वीरें हैं। सारी तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस में फिलहाल एफआईआर दर्ज करवाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। दौसा के बांदीकुई शहर में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। इस दौरान चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने एक दुकान से 80,000 रुपए की नकदी और अन्य माल चुरा लिया। वहीं एक ज्वेलर्स की दुकान को भी निशाना बनाया। तभी आसपास के लोग जाग गए और चौकीदार मौके पर पहुंच गया। सूचना के बाद बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी की वारदात कर भाग रहे एक आरोपी को दबोच लिया। हालांकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें जिसमें शटर तोड़ने की कोशिश करता हुआ चोर, हालांकि इसमें से एक चोर पकड़ा भी गया है और जो दूसरा फरार चोर है पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और अब बात भरतपुर की, जहां बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा कर्मियों को लेकर आरोप है अस्पताल में तैनात डॉक्टर कंपाउंडर ना समय पर आते हैं, ना मरीजों के साथ सही व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी मरीज की ओर से सवाल उठाए जाते हैं तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें यहां से हटाया जाए। विभागीय टीम अस्पताल में स्टाफ की जांच करने पहुंची तो ग्रामीणों ने टीम के सामने तैनात चिकित्सा कर्मियों का विरोध किया और हटाने की मांग रखी। डॉक्टर अंकिता खेची और राम बाबू कंपाउंडर हर बातें डॉक्टर हटना चाहिए, डॉक्टर और कंपाउंडर, नहीं तो गांव विरोध और ज्यादा विरोध करेगा क्योंकि इनका सही व्यवहार नहीं है, इनका सही हिसाब किताब नहीं है, ना ये ढंग से दवाई देते हैं। और अब बात दौसा की, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी और सुविधाओं का अभाव होने के कारण आज स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। ये तस्वीरें दौसा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई की। जैसे ही आज सुबह स्कूल खुलने का समय हुआ, ग्रामीणों ने गेट पर ताला लगा दिया। इसके चलते स्कूली बच्चे स्टाफ स्कूल के अंदर नहीं जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 40 सालों से स्कूल संचालित है, इसके बावजूद यहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 113 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन 3 शिक्षक ही स्कूल में काम करते हैं। ऐसे में 8 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षकों को लगा रखा है। इसके अलावा स्कूल में ना तो पानी है, ना ही पर्याप्त भवन है। गेट के ताला लगाया है, क्यों लगाया ताला? क्योंकि हमारे स्कूल में मास्टरों की कमी है, इसलिए। पानी के पीने के लिए? हाँ, पानी की भी कमी है। ये मामला तो बहुत संगीन है। कई सालों से ये मांगे ग्रामवासियों की, जनप्रतिनिधियों की मांगे हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो इसलिए हम शिक्षा विभाग से यही वो करते हैं कि स्कूल की एक तो पानी की मांग पूरी हो, एक पहली प्राथमिकता अध्यापकों की पूर्ति हो। मुख्य मांग तो स्कूल में अध्यापक की कमी चल रही है, जो की पूर्ति कर लिए हमने ताला लगाया है। दूसरी पानी की समस्या से बालकों को पानी पीवा के लिए। श्रीगंगानगर में स्कूल पर तालेबंदी जारी है। तीसरे दिन भी स्कूल पर ताला लगा। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग, अपनी मांगों पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। रायसिंह नगर के ततारसर गांव के स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आठवीं से 12वीं कोरोना तक ਅਸੀਂ कल से पुखड़ता रखेंगे। हमारा स्कूल जो 8वीं का है, इसको 12वीं का करो, नहीं तो हम हमारे ग्रामवासी भाई है जो है बूढ़े बुजुर्ग सभी है, वो हम कल से भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कोटा की सड़कों पर आवारा आतंक की दहशत। पहले तस्वीरें देखिए जरा। बीच सड़क संग्राम हो रहा है, सांडों का संग्राम। सांड आपस में लड़ रहे हैं।
लड़ते लड़ते सड़क पर आतंक मचा रहे हैं, कभी गाड़ी को टक्कर मारते, कभी कपड़े की दुकान को। ये तस्वीरें कोटा के रामगंज मंडी की हैं। तो ये सड़कों का हाल है और आवारा सांड यहां पर लगातार गाड़ियों दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग जो वहां से भागने में सक्षम ना हो, अगर इनके आगे आ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए लंबे समय बाद कंपनी और सफाई कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई। अब निजी कंपनी सफाई के लिए मजदूरों को 270 और चालकों को 293 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से नगर निगम में सफाई का काम कर रहे थे और निजी कंपनी के आते उनको हटा दिया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया था। निजी कंपनी को शहर में सफाई नहीं करने दी गई थी, जिसके कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे। इसको लेकर निगम प्रशासन ने अव्यवस्थाओं के चलते शहरवासियों से माफी भी मांगी और कहा है कि लोगों को हुई परेशानी का हमें खेद है। आज से सफाई व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। देखिए, बड़े पैमाने पर अभियान चला के 2 दिन में पूरे शहर के जितना भी कचरा पड़ा हुआ है उसको तो सब मलबे को हटा देंगे। उसके साथ ही सारी सफाई व्यवस्था को रेगुलर 2 दिन बाद में जो है लाइन पे लेके आ जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हम जो है शहर के लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि उनको काफ़ी परेशानी हुई है निश्चित तौर से, पर अब ऐसी मजबूरी थी। उदयपुर हत्याकांड में अपडेट। एनआईए की टीम आज सीन रिक्रिएट कर सकती है। आरोपियों को उदयपुर नहीं लाया जाएगा। आज एनआईए मुनव्वर हुसैन को कोर्ट में पेश करेगी। उदयपुर में एनआईए की टीम की कार्रवाई। एनआईए ने आरोपियों के घर दबिश दी, संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की। तो आज 7वां आरोपी कोर्ट में पेश हुआ। एनआईए की टीम के बारे में माना जा रहा है कि आज सीन रिक्रिएट किया जा सकता है उसी भूत महल गली में जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली के साथ। कपिल, क्या अपडेट सीन रिक्रिएशन को लेकर? देखिए, अभी सीन रिक्रिएशन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एनआईए की टीम की कार्रवाई आज सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। कल शाम को यहाँ पहुंची। उसके बाद में एनआईए की टीम ने आज सुबह जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी आरोपियों के घर पर दबिश दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो दबिश देने की कार्रवाई है वो की जा रही है। घरों पर दबिश देकर वहां से अगर कोई सुराग मिल जाए तो वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो साथ ही इन आरोपियों के जो संबंधित ठिकाने सामने आए पूछताछ में, उन ठिकानों पर भी एनआईए की टीम जा रही है और वहां पर किस तरह का क्लू मिलता है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो जो एनआईए की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन सीन रिक्रिएशन कब किया जाएगा इसका भी इंतजार किया जाए। इसके बारे में जानकारी जुटाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कपिल, चूंकि सीन रिक्रिएशन किया जाएगा, काफी लंबा समय वहां पर लग सकता है, वहां पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद होगा। इस सीन रिक्रिएशन को लेकर कपिल, क्या लोकल पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा? लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी या नहीं? देखिए, एनआईए की काफी लिमिटेड टीम है। उसका पूरा जो सहयोग है वो स्थानीय स्तर पर एटीएस की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम कर रही है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी करनी होती है, स्थानीय स्तर पर डिटेन करना होता है, वो अभी भी एनआईए के सहयोग के साथ में की जा रही है। तो वहीं यदि सीन रिक्रिएशन किया जाएगा तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे, पुलिस का बड़ा जाब्ता लगाना होगा। तो वो स्थानीय पुलिस का जाब्ता होगा जो कि वहां पर तैनात रहेगा और सुरक्षा के इंतजाम करेगा। जी, वो जाब्ता अभी नहीं लगाया गया कपिल वहां पर? देखिए, उस इलाके में जो पुलिस की जो बड़ी टीम है वो पहले से तैनात है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। उसी जगह पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो वहां पर पुलिस की एक फोर्स 24 घंटे तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर आने जाने वाले लोगों
उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि अब कर्फ्यू में ढील दे दी गई है तो लोगों की आवाजाही वहां पर जरूर बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी भूतमहल गली के अंदर, मालदास स्ट्रीट के यहाँ और हाथीपोल चौराहे तक पुलिस की बड़ी टीम एहतियातन पहले से ही वहां पर तैनात है, जो कि अब 28 तारीख से लगातार जो पुलिस की मौजूदगी है वहां पर है। जी, जैसा कि कपिल आपने बताया था कि उस जो शॉप है, जो टेलर की दुकान थी, उसके अंदर एक कैमरा वहां पर लगा हुआ था। उस कैमरे की पूरी फुटेज जो है वो एटीएस ने एनआईए को सौंप दी है और ऐसा माना जा रहा है, हालांकि इसका दावा नहीं किया जा सकता कपिल, ऐसा माना जा रहा है कि जब पूरी सीसीटीवी उनके पास में मौजूद है तो इस सीन रिक्रिएशन की शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन कपिल, वो जो सीसीटीवी फुटेज होगा वो केवल दुकान का होगा। सीन रिक्रिएट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ सकती है कि बाहर से आरोपी वहां पर पहुंचे, किन लोगों ने उनका इंतजार, किन लोगों ने उनको ड्रॉप किया वहां पर, कौन लोग उनका वहां पर इंतजार कर रहे थे। जो बाकी की तस्वीरें हैं दुकान के बाहर की, उनको तो रिक्रिएट किया जा सकता है कपिल। बिल्कुल, दोनों तरह की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि दुकान के अंदर का पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो एटीएस ने जब्त कर लिया था और एनआईए के सुपुर्द कर दिया, तो दुकान के अंदर की पूरी वस्तु स्थिति जो है वो क्लियर है। बाहर की अगर बात करें तो बाहर के भी कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो एनआईए के पास में पहुंचे हैं। उनके आधार पर जो है तफ्तीश है वो की जा रही है। उस इलाके में दुकान के पास में जो गली है वहां पर जहां से आरोपी भागे थे वहां के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। तो कई सारी जो फुटेज है वो पुलिस के सामने है, उसका टाइमिंग भी एनआईए के पास में मौजूद है। तो अब देखना होगा, दोनों तरह की बातें चल रही है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या एनआईए अभी भी सीन रिक्रिएशन की जरूरत समझती है। यदि जरूरत समझेगी तो आज संभवतः सीन रिक्रिएट करने पर काम आगे बढ़ाया जा सकता है। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कपिल श्रीमाली जानकारी दे रहे थे उदयपुर से। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उस भूत महल गली में उसी वारदात का सीन दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, किसी तरह का पुलिस जाब्ता वहां पर नहीं पहुंचा है, किसी तरह की एनआईए के जो टीम है वो वहां पर नहीं पहुंची है। तो इसलिए माना यह जा रहा है कि जब वहां पर किसी तरह की हलचल नजर नहीं आ रही तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वहां पर आज सीन रिक्रिएट ना किया जाए, या फिर यह भी बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ देर के बाद अचानक से पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचे और इस सीन को रिक्रिएट वहां पर किया जाए। तो और आज उदयपुर में कर्फ्यू में 15 घंटे की छूट रहेगी। छूट का दायरा बढ़ा दिया गया, 4 घंटे से यह दायरा बढ़कर अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यानी 15 घंटे का हो चुका है। सामान्य जीवन पटरी पर लौटने लगा है, लोग अपने काम धंधे की तरफ जा रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, बाजारों में रौनक फिर से नजर आने लगी है, यानी कि उदयपुर फिर से पटरी पर लौटता हुआ। रहा है। लगातार जो बंदिशें उदयपुर पर लगाई गई थी उसमें अब छूट दी जा रही है और आज कर्फ्यू में 15 घंटे की छूट देने का निर्णय लिया है। सुबह 6 से रात को 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और इस बीच आप देखिए कि जो लोगों की आवाजाही है वो भी बढ़ी है। लोग जो पहले खौफजदा थे अब कहीं न कहीं अपने घर से रूटीन तौर पर बाहर निकल रहे हैं, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए घर से बाहर आप
लोगों को निकलता हुआ देख सकते हैं और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि भारी जो भीड़ है वो आम जनता की यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि सुरक्षा के इंतजामात मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पुलिस की जो टीम है वो लगातार तैनात है और ये कोशिश कर रही है कि जो शहर के सभी जो चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस के जवानों की तैनातगी रहे। देखिए एक शहर के एक नागरिक हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। लगातार छूट मिल रही है, उससे राहत मिल रही है क्या? बिल्कुल, जनता को वास्तव में जो 6-7 दिन निकले हैं जनता के लिए बहुत परेशानी कारक निकले हैं, क्योंकि जो नेट बंद था उससे वास्तव में जनता का सारे काम, चाहे उद्योग हो चाहे दुकानें हो, सभी का जो काम था वो सब नेट बंदी से और शहर बंद होने से बंद था। और अभी वास्तव में जनता जिस तरह से बाहर निकली है, खौफ का साया कम हुआ है और जनता वापस धीरे धीरे काम पर लौटी है। देखिए निश्चित तौर पर लोगों में भय कम हुआ है और यही वजह है कि सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है। और सुरक्षा के इंतजामात आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के हम देख सकते हैं। पुलिस का जो जाब्ता है वो हर जगह पर तैनात है। ये कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस की जो टीम है वो सभी लोकेशंस पर तैनात रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोक सके। इसके अलावा शहरवासियों का भी सहयोग जो है वो पुलिस को मिल रहा है। आप देखिए कि भीड़ चारों तरफ आप देख सकते हैं। अब लोगों की आवाजाही जो है वो सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। लोगों के अंदर जो एक भय का माहौल पिछले कुछ समय में देखा जा रहा था उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है और लोग भी चाहते हैं कि पर्यटकों की यह नगरी, जो कि हमेशा शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है, यह नगरी जो है वो पुनः पटरी पर लौटे, यहाँ का पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौटे और इस नगरी में जिस तरह की अशांति फैली थी अब इस तरह के नज़ारे देखने को ना मिले। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और जयपुर का शाहपुरा कस्बा आज बंद है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बंद किया गया। कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। बंद को लेकर सुरक्षा के कस्बे में कड़े इंतजाम किए गए। और हीरालाल सैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, क्या तस्वीरें हैं इस समय शाहपुरा कस्बे की? आपको बताना जयपुर में कन्हैयालाल किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में शाहपुरा कस्बा भी बंद किया गया है। जो हिंदू संगठन है उनके आह्वान पर कस्बे के पूरे बाजार बंद है। मैं दिखाना चाहूंगा कि कस्बे के जो बाजार है वो बिल्कुल पूर्णतः शांति रूप से बंद है। शाहपुरा के जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने अपना समर्थन दिया है और यहाँ पे सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध जताया जा रहा है। इसके बाद जो लोग हैं जो यहाँ धरने में मौजूद हैं, जो बंद कर आह्वान पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचेंगे और राज्यपाल के नाम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ एहतियात के तौर पे पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। जो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह है, पूर्व विधायक फूलचंद बिंडा है, उन समेत कई जनप्रतिनिधि और कई राजनेता और साधु संत यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ में पहुंचे हैं और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे जो हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सारे लोग इकट्ठे होकर खड़े होकर साधु संतों के नेतृत्व में सामूहिक पाठ का जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो उनका जाप कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों में जो भगवा ध्वज है, एक पंडाल बनाया गया जिसपे कन्हैयालाल, जो दिवंगत कन्हैयालाल है जिनके उदयपुर में जिहादियों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई थी, उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। बस हीरालाल, यहाँ पर शाहपुरा कस्बे में तमाम व्यापारी जिन्होंने बाजार बंद रखा वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हनुमान चालीसा में भाग ले रहे हैं, सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। सभी अगर पुलिस जाब्ते की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो किस तरीके का जाब्ता, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और क्या सभी स्वेच्छा से इस बंद में अपना सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदू संगठन है उनकी एक मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें सभी संगठनों को बुलाया गया था, जिसमें व्यापारिक संगठन में थे, शाहपुरा के जो राजनीतिक संगठन है और सामाजिक संगठन को इनवाइट किया गया था और सभी ने एक जगह बैठकर मीटिंग की थी।
और उसमें निर्णय लिया था कि स्वैच्छिक रूप से इस बंद को समर्थन दिया जाएगा। और आज जो बंद है उसमें सबने स्वैच्छिक रूप से पूरे कस्बे के बाजार बंद करके अपना समर्थन दिया है। और बात करें हम पुलिस जाब्ते की तो यहाँ शाहपुरा के अलावा मनोरपुर, अमृतसर, विराटनगर और बहादुर थाने की पुलिस जाब्ता यहाँ मौके पे मौजूद है। इसके अलावा जो पुलिस लाइन है और आरएसी के जवान को भी यहाँ डिप्लॉयड किया गया है। जी हीरालाल, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हैं शाहपुरा की। विजुअल आर्ट सोसाइटी और सूचना एवं जनसंपर्क दफ्तर जैसलमेर के संयुक्त तत्वावधान में 10 जुलाई को रंग मल्हार आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। घर से कलाकार कपड़े के झंडे पर अनोखे अंदाज में कला को उकेरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल आयोजित होने वाले रंग मल्हार कार्यक्रम में इस बार देश विदेश के नामचीन कलाकार जुड़ेंगे। साल 2010 में राजस्थान सहित देश के अनेक हिस्से सूखे से जूझ रहे थे। ऐसे में चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने जयपुर में रंग मल्हार नामक इस उत्सव की शुरुआत की। सहयोग से उस दौरान अच्छी बरसात हुई, तब से यह आयोजन हर साल किया जा रहा है। बारिश आए, रिमझिम आए और झमाझम आए, इसीलिए रंग मल्हार का आयोजन होता है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश है, कलाकार भी है और आयोजन भी करवा रहे हैं। रंग मल्हार का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयोजन इस बार जैसलमेर को कमान मिली है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रहने वाला है इस बार खास? 10 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13वें रंग मल्हार का आयोजन किया जा रहा है, जो राजस्थान के समस्त जिलों सहित देश के कुछ चुनिंदा शहरों एवं इससे विदेशी कलाकार भी इस बार इसमें जुड़ेंगे। और जैसलमेर में ये तीसरा आयोजन है और पहले 2 आयोजन जैसलमेर में भी हम कर चुके हैं और संयोगवश उस दिन अच्छी बारिश हुई आयोजन के दिवस ही। कहीं ना कहीं जो है रंग मल्हार से खुशियां और अधिक बढ़ जाती है, कलाकारों का वो उत्साह जो बारिश के लिए होता है। तो इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है इस प्रतियोगिता में? यह एक इवेंट है, प्रतियोगिता नहीं है। और इसमें एक सबसे खास बात यह है कि इसमें कैनवास की जगह किसी विषय वस्तु को लेकर के चित्रांकन किया जाता है। जैसे पिछले कुछ सालों में टी शर्ट पर, बींजनी पर और साइकिल पर, इस तरीके से उसके ऊपर कलाकार अपनी परिकल्पना से चित्रांकन करते हैं। तो इस बार फ्लैग को विषय वस्तु चुना गया है, जिसमें किसी कंट्री का फ्लैग ना होकर के एक कलाकार अपनी परिकल्पना से एक फ्लैग बनाकर उस पर अपना चित्रांकन करेगा। कहीं ना कहीं एक अनूठा जो है वो प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से इन्हें कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि एक हर बार अनूठा कैनवास की जगह जो है विषय वस्तु को चुनना, इस बार फ्लैग को चुना गया है। तो कैसा उत्साह है, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? रेस्पॉन्स जैसलमेर में काफी अच्छा मिल रहा है और विगत 2-3 सालों से हम जैसलमेर में आयोजन भी कर रहे हैं। और एक्चुअली में इसकी शुरुआत 2010 में राजस्थान के ख्यातनाम चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय की परिकल्पना से हुई थी। उस समय पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा था। जब उन्होंने सोचा कि चित्रकार एक इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी परिकल्पना से इसका आयोजन किया और उस दिन पूरे प्रदेश में बारिश भी हुई, अच्छी बारिश हुई। और इससे फिर ये निरंतर प्रयास उनका जारी रहा और 13 साल से इसका आयोजन निरंतर किया जा रहा है। राजस्थान में 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। कॉलेज खुल गए, सभी शैक्षणिक गतिविधियां जारी है, लेकिन 2 साल होने को हैं, अभी तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई। एक तरफ छात्र संगठनों में चुनाव कराने को लेकर बेचैन है, वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटी हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या सुगबुगाहट है। अधर में लटका छात्र संघ चुनाव। छात्र संघों को चुनाव का इंतजार। छात्र संघ चुनाव कराने की उठी मांग।
छात्र संघ के रास्ते मेन स्ट्रीम सियासत। एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री का रास्ता छात्र संघ चुनाव से होकर गुजरता है, लेकिन राजस्थान में कोरोना काल की वजह से 2 साल तक छात्र संघ चुनाव पर ब्रेक लग गया था। अब जब सब कुछ सामान्य है, फिर भी दूर दूर तक छात्र संघ चुनाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में पंचायत से लेकर निकायों तक के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, जिसे लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी है और वे चुनाव को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और इस पहली सीढ़ी से ही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है। एनएसयूआई संगठन भी छात्र संघ चुनाव की मांग करता है और जल्द ही एनएसयूआई संगठन इसके लिए अपनी आवाज प्रखर रूप से उठाएगी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पिछले 2 वर्षों से नहीं हुए हैं। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि छात्र संघ चुनाव छात्र संघ की विद्यार्थियों की पहली सीढ़ी होती है, जिसमें वो लीडरशिप सीखता है, जिसमें उसके सर्वांगीण विकास में भागीदारी होती है। शिक्षा के लिए भी छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। हालांकि इस बार राज्य सरकार ने हर साल की तरह एकेडमिक कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव अगस्त से सितंबर माह में करवाना प्रस्तावित किया है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं होने की वजह से छात्र संगठन नाराज है। वहीं छात्र संघ चुनाव में हो रही देरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे राज्य सरकार की नाकामी करार दिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की बात कही जा रही है। जब जब कांग्रेस सरकार आती है, तब तक छात्र हितों पर कुठाराघात होता है। लोकतंत्र की इस प्रथम सीढ़ी का चुनाव बंद करना यानी लोकतंत्र पर प्रहार करना है। राजस्थान का नौजवान और युवा पहले से ही सरकार से त्रस्त है। ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना नौकरियां मिल रही है, और जहां नौकरियां हैं वो केवल रिश्तेदारों को बांटी जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के युवाओं पर कुठाराघात कर रही है सरकार। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि यदि जल्द से जल्द चुनाव लागू नहीं हुए तो राजस्थान का नौजवान, युवा और छात्र इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा व्यापक आंदोलन करेगा। छात्र संघ चुनाव हम कराना चाहते हैं। बीच में कोरोना के कारण छात्र संघ चुनाव रुके थे। इस सारे मामले में बातचीत करके और किस ढंग से किया जा सकता है वो मुख्यमंत्री जी से बात करके रास्ता निकालने का हमारा मकसद छात्र संघ चुनाव रोकना नहीं है, छात्रों की आवाज को मजबूत करना और छात्र संघ चुनाव कराना ही हमारा मकसद है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंट्री की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति को माना जाता है। कॉलेज, कैंपस और यूनिवर्सिटी से प्रदेश के कई ऐसे चेहरे हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर राजनीति की मुख्य धारा तक पहुंचे, लेकिन प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर ब्रेक लगने से राजनीति की भावी पीढ़ी अपने सियासी करियर का टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। छात्र संघ चुनाव को राजनीति की सीढ़ी की पहली दहलीज कहा जाता है। ये यूं कहें, इस पहली सीढ़ी को चढ़ने के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। मगर राजस्थान के अंदर निकाय और पंचायत के चुनाव तो होना शुरू हो गए, लेकिन छात्र संघ के चुनाव का अब भी छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। कोरोना काल से लेकर के अब तक लगातार 2 से 3 बार छात्र संघ के चुनाव नहीं हो सके हैं। अब छात्र नेता लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ की तारीखों का ऐलान किया जाए, ताकि वो भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर सकें। लवली वधवा, न्यूज़ 18। और जयपुर से बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर सैयद सलमान चिश्ती वीडियो प्रकरण, पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा करेगी जांच। कार्यवाहक डीजी उमेश मिश्रा ने आदेश दिए। दरगाह सीओ संदीप सारस्वत को एपीओ किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वीडियो वायरल हुआ था। सलमान चिश्ती को ले जाते वक्त सीओ ने कहा था, बोल देना नशे में था। तो अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में डीएसपी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बोल देना नशे में था। अब इस वायरल वीडियो की जांच की जाएगी। कार्यवाहक डीजी उमेश मिश्रा ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा अब इस पूरे वीडियो की जांच करेगी।
और विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, इस वायरल वीडियो की अब जांच की जाएगी, क्या कुछ परखा जाने वाला है इस वीडियो में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी अब जांच है। विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, हेलो। फिर से कोशिश करेंगे विष्णु से बात करने की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हेलो, इस वीडियो में डीएसपी कहते हुए नजर आ रहे थे सलमान चिश्ती को कि वो जांच के दौरान कह दें कि वो नशे में था, यानी इस बात को समझा जाए तो उन्होंने ये वीडियो नशे के लिए बोला कि नशे में बनाया गया था। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसकी पूरी जांच विजिलेंस टीम करेगी। और विष्णु से एक बार फिर से कोशिश करते हैं बात करने की। विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विष्णु, क्या कुछ परखा जाएगा इस जांच में? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम उसके बाद अब क्योंकि संदीप सारस्वत को राज्य सरकार के निर्देश के बाद में एपीओ कर दिया गया है, ऐसे में अब पूरे मामले की जांच राजस्थान पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस जो ब्रांच है वो इसकी पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी कि आखिर वीडियो कैसे वायरल हुआ, या फिर जो डीएसपी सलमान चिश्ती को जो बात कह रहे हैं कि कहते हैं नशे में था, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, उन सभी की क्या वो उसे बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे थे, या फिर उसको किसी भी तरीके से वो उसको नुकसान ना पहुंचा ले, यानी गिरफ्तारी के दौरान। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा सामने आया है कि सैयद सलमान चिश्ती जो कि हिस्ट्री शीटर है, वो पहले भी जब कभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो ऐसे में उसने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी बात से बचने के लिए उसको लगातार, क्योंकि जब उसको घर से लेकर जाया जा रहा था तब ऐसी बात समझाने के इरादे से उसको ऐसा कहा गया, ऐसा पुलिस का तर्क है। तो ऐसे में अब जो विजिलेंस जो टीम है, ब्रांच है, उसके अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि इस बात को कहने की पीछे जो मंशा डीएसपी की क्या थी, और इसके लिए जो कार्यवाहक डीजीपी उमेश मिश्रा ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और अब जल्दी पूरा प्रकरण पुलिस मुख्यालय आएगा, जहां पर संदीप सारस्वत और उनके साथ मौजूद जो भी अधिकारी थे, जो एसएचओ थे या जो भी कार्मिक थे, उनके बयान भी इसमें दर्ज किए जाएंगे। जी विष्णु, जब इस वीडियो की जांच होगी, जाहिर सी बात है कि डीएसपी से भी इस बारे में पूछा जाएगा, तो अगर ये वीडियो जांच में सही पाया जाता है, मानकों पर खरा उतरता है, तो क्या और सख्त एक्शन लिया जा सकता है डीएसपी के खिलाफ? जी बिल्कुल, उनको जो है नोटिस सौंपा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब इसकी प्रकरण की जांच होना बाकी है। अब जांच के बाद ही सब कुछ साफ होगा कि क्या पुलिस मुख्यालय का विजिलेंस जो टीम जो ब्रांच है वो क्या डीएसपी संदीप सारस्वत को उसके लिए दोषी मानते हैं या नहीं। तो फिलहाल अभी जांच होगी, बयान दर्ज होंगे, उन सभी के बाद में ये पूरा घटनाक्रम और इसकी जो तथ्य है वो सब कुछ सामने आएगा। फिलहाल पुलिस का तर्क यही है, जो एडिशनल एसपी जो वहाँ पे विकास सांगवान लगे या प्रोबेशनर आईपीएस है, उनका भी यही कहना था कि आरोपी नशा करने का आदी है, वह पहले भी गिरफ्तारी के समय खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुका है। इसको ध्यान में रखते ही उसको समझा बुझाकर कस्टडी में थाने तक लाया जा रहा था। तो ऐसे में ऊपर तक जो पुलिस का तर्क है वो यही है। और जब हमारी संदीप सारस्वत से बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि जब हमने घर पर दबिश दी तो वहां पर वो काफी रोने लगा और नाटक करने लगा। तो ऐसे में उसको समझाई बुझाइश करके और थाने पे लाना हमारी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसको ये कहा गया था कि कहते ना कि नशे में था। लेकिन विजिलेंस की जो अफसर है इस पूरी जांच के दौरान सब कुछ साफ करेंगे और मंशा क्या थी डीएसपी की वो सब कुछ सामने आएगी। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विष्णु। और उदयपुर हत्याकांड में अपडेट, आरोपी मुनव्वर हुसैन की आज पेशी नहीं होगी, एनआईए कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। एनआईए ने अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया, सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाएगा।
तो एनआईए ने अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या अपडेट एनआईए कोर्ट से? देखिए, जो अभी तक सूचना आ रही है एनआईए कोर्ट की संभव से आज उसको पेश नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो कल खबरें निकल रही थी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें भी कुछ अपडेट आ सकता है कि गिरफ्तारी कब एनआईए ने दिखाई है, ये इसमें काफी बड़ा पहलू है। क्योंकि कोर्ट में देखिए किसी तरह की सूचना नहीं है कि उसको पेश किया जाएगा। कोर्ट में कोई सूचना नहीं थी, ना ही जो एनआईए के एडवोकेट हैं, जो पैनल एडवोकेट एनआईए के, उनके पास भी किसी तरह की सूचना नहीं है, ना ही कोर्ट में कोई जाब्ता यहाँ पर अभी तक लगाया गया है। तो मान के चला जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आज उनको पेश नहीं किया जाएगा। उनको नोटिस दिया गया है शायद 14 जुलाई तक कि वो जयपुर में पेश। और इसके अलावा कई ऐसे आरोपी हैं जिनको एनआईए ने घटना के बाद से डिटेन कर लिया था, जिसके अंदर एक वसीम अख्तारी बताया जा रहा है। कल जो वसीम अली को गिरफ्तार किया गया था वो अलग अलग बताया चला गया। उसके अलावा 2-3 और ऐसे आरोपी है जिनको डिटेन एनआईए ने किया हुआ है। तो संभव से अब कल या परसों जो है इन सभी आरोपियों को एक साथ कोर्ट में पेश किया जा सकता है, एक साथ गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है। लेकिन जो संभावना है वो पूरी तरह से काफी नगण्य है कि मुनव्वर हुसैन को पेश किया जाएगा। तो यही वजह है कि कोर्ट में किसी भी तरह की ना तो सुरक्षा व्यवस्था के अभी तक कोई इंतजाम किए गए, ना ही जो एनआईए के एडवोकेट हैं उनके पास इस तरह की कोई सूचना है, ना ही कोर्ट में जो कोर्ट के स्टाफ है उसको कोई सूचना दी गई है कि आज किसी आरोपी को एनआईए लेके आ रही है। सचिन, आज जो शख्स को हैदराबाद से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है, क्या कोर्ट में उसकी, जैसा कि आपने बताया कि रिमांड इसकी जो है वो मांगी जा सकती है, लेकिन क्या उससे पहले कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं जिस शख्स को लाया गया उसके जरिए? देखिए, आपसे सबसे बड़ी बात यही है कि कल जो न्यूज 18 ने खबर ब्रेक की थी कि हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है शंकर आनंद ने, उसके आधार पर ये मानते चला जा रहा था कि आज को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अब सूचना ये निकल के आ रही है कि इसमें मुनव्वर हुसैन को डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन कौन रिपोर्ट गिरफ्तारी है वो अभी तक एनआईए के द्वारा दर्शाई शायद नहीं गई है। और यही वजह है कि अब एनआईए के पास समय है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद तक पेश किया जा सकता है। अगर कल गिरफ्तारी कागजों में नहीं दिखाई गई है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में एनआईए कोई भी सूचना बाहर नहीं दे रही। जो ऑफिशियल स्टेट एनआईए का इस पूरे मामले में कभी सामने नहीं आया है। अब एनआईए ने जी सचिन नहीं, उसके अलावा जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कन्हैया हत्याकांड में अपडेट, एनआईए ने घटनास्थल का दौरा किया, भूतमहल गली में वीडियोग्राफी की, कन्हैया लाल की दुकान खोलकर भी देखी, स्थिति कौन कहां खड़ा था ये समझने की कोशिश। करीब 10 मिनट तक एनआईए की टीम मौके पर मौजूद रही। तो ये जानकारी अब उदयपुर से मिल रही है। हालांकि इस जानकारी को रिक्रिएशन से जोड़कर देखा जा सकता है। एनआईए कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, एनआईए की टीम पहुंची है, वहां पर दुकान खोली गई है फिर से उसी टेलर की, तो क्या इसे रिक्रिएशन से जोड़कर देखा जा सकता है या ये फिर दूसरी जांच का हिस्सा है? देखिए, आसपास के लोगों से हमने जानने की कोशिश की और आसपास में जो और दूसरे हमारे सोर्सेस थे उनसे पता लगाया, तो रिक्रिएट तो नहीं किया गया सीन, लेकिन पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की गई है। एनआईए की टीम मालदास स्ट्रीट से जब भूतमहल गली की ओर प्रवेश कर रही थी, उसी दौरान उस गली के कॉर्नर से ही वीडियोग्राफी शुरू कर दी गई। तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 लोग थे उस टीम में। वीडियोग्राफी करते हुए उस घटना स्थल तक पहुंचे जहां पर कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। यहाँ आने के बाद में उसकी दुकान सुप्रीम टेलर, उसको उसके शटर को खोला गया। उसके बाद टीम अंदर गई, अंदर की स्थिति को देखा, ये भी समझने की कोशिश की कि कौन व्यक्ति कहां पर खड़ा था। तो पूरी स्थिति को समझने की कोशिश जो है वो एनआईए की टीम द्वारा यहाँ पर की गई। पूरी इलाके इस क्षेत्र की एक बार फिर वीडियोग्राफी की गई और वीडियोग्राफी करने के बाद में तकरीबन 10 मिनट तक एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद रही थी और फिर यहाँ से संभवतः दूसरी जगह के लिए निकली। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया कि एनआईए की टीम और कहाँ जा रही है, लेकिन दूसरे लोकेशंस पर भी एनआईए की टीम जा सकती है, ये संभावना है। इससे पहले आरोपियों के घर पे दबिश दी गई, संबंधित ठिकानों पर दबिश देकर कुछ क्लू भी इकट्ठे किए गए थे। कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रिलायंस रिटेल ने अमेरिका के मशहूर फैशन ब्रांड गैप इंक के उत्पादों को भारत में लाने के लिए उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते को लेकर रिलायंस रिटेल ने बताया कि यह करार लंबी अवधि के लिए है और इसके तहत
रिलायंस रिटेल सभी चैनलों के जरिए गैप के उत्पादों की बिक्री करने वाला आधिकारिक रिटेलर बन गया है। कंपनी ने बताया कि वो गैप के लेटेस्ट उत्पादों को भारतीय कंज्यूमर के पास लाने के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर और डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे चैनलों का इस्तेमाल करेगी। गैप एक मशहूर कैजुअल लाइफस्टाइल ब्रांड है जिसकी मार्केट में अग्रणी स्थिति है। वहीं रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और उसके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री का मजबूत नेटवर्क है। इस समझौते से कंज्यूमर गैप के मशहूर उत्पादों को भारत में एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।